जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th में फिजिक्स में जो हम लोग अनसॉल्व्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सेट टू जेटी को करने वाले हैं। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट में ये गिवन है हमें, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आंसर नंबर 1 और उसके ए पार्ट को। ठीक, प्रीवियस वीडियो में हम लोग सेट 1 की कंप्लीट तैयारी कर चुके हैं। आज सेट 2 की तैयारी करेंगे, जिसमें हमारे पास इसमें गिवन है हमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्ट्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। अच्छा, 2 पॉइंट चार्ज में जो हमारे पास फोर्स हमें गिवन है वो क्या गिवन है, हमें फोर्स को हम लोग एफ से लिखेंगे जो कि 80 न्यूटन हमें ये गिवन है। ठीक, इसके बाद है व्हेन दीज चार्ज आर प्लेस्ड इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। अच्छा, इसको डाई इलेक्ट्रिक मीडियम में रखेंगे, देन इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम्स 8 न्यूटन। ठीक, अच्छा, जब हम लोग उसको हम लोग F2 से डिनोट कर लेते हैं, तो F2 जो है हमारे पास 8 न्यूटन है। ठीक है, जब हम लोग इसको क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक में रखते हैं। इसके बाद है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम विल बी। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग निकालेंगे कि क्या है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से लिखेंगे और K हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोग कूलम्ब फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो कूलम्ब फार्मूला हमारे पास क्या है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये क्या है, कूलम्ब फार्मूला है। यहाँ पर हम लोग इसी F को हम लोग अगर F1 कर लेते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर लेंगे। और अगर हम लोग F2 कर लेंगे तब भी हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट यहाँ पर K और कर देंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कर लेंगे। F1 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 80, और F2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 8। दोनों को डिवाइड में कर रहे हैं। ठीक, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कंप्लीट कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये 8 10 जा, तो हमारे पास 10 इक्वल्स टू 1/1/K, इसे ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो K इक्वल्स हम लोग कहेंगे कि 10। ठीक, K इक्वल्स 10 है हमारे पास, तो K किसके इक्वल्स है, 10 के इक्वल्स है। ऑप्शन नंबर हम लोग चेक करेंगे तो हमारे पास सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्लियर है। ठीक है, अब देखो इसी के हम लोग बी पार्ट को करेंगे, तो इसी के बी पार्ट तो हम लोग आंसर 1 के बी पार्ट को करेंगे। ठीक, 1 के बी पार्ट में है, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन एक्स इज, एक्स को फाइंड आउट करेंगे। 2He4 हमें गिवन है, 2He4 प्लस 7N14 रिएक्शन 8O17 प्लस एक्स। अच्छा, इस एक्स की जगह जो है हम लोग क्या भरेंगे, अब समझना। यहाँ पर हम लोग इधर वाले साइड को लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले साइड को राइट हैंड साइड कहेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के सारे एटॉमिक नंबर को ऐड करो तो ये 2 और 7 9 हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 8 है, तो फिर हमारे पास पक्का 1 बचेगा यहाँ पर। अब इसके एटॉमिक मास को ऐड करो तो ये 18 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 17 है, तो 1 बचा हमारे पास। तो 1n1 जो कि न्यूट्रॉनिक में है, तो 1n1 भरेंगे हम लोग। तो x इक्वल्स टू क्या है, 1n1, और 1n1 ऑप्शन में है हमारे पास। अच्छा, ऑप्शन में नाम दे दिया गया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और ड्यूट्रॉन। तो यहाँ पर हम लोग न्यूट्रॉन नहीं करेंगे, न्यूट्रॉन का होता है 0n1, तो यहाँ पर प्रोटॉन करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम लोग कर लेंगे प्रोटॉन को। ठीक, प्रोटॉन को कर लेंगे। क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर इसके सी में है, 1 के सी में देखो, तो 1 के सी में क्या है, 1 के सी में है कि द डिफरेंस इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रिक बिटवीन 2 सक्सेसिव ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। हमने हमेशा क्या कहा था कि बोहर के जो एटॉमिक मॉडल है ना, बोहर के एटॉमिक मॉडल में बोहर जी ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर मूव करता है कि नहीं है।
न्यूक्लियर के चारों ओर मूव करता है, उस समय वो एनर्जी को लॉस नहीं करता है। बट इनका जो इन्होंने ये कहा है कि सक्सेसिव ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, मतलब है जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, एंगुलर मोमेंटम, ये एन एच अपॉन टू पाई क्या होता है, ये एन एच अपॉन टू पाई होता है ये। तो एन एच अपॉन टू पाई, एन तो है नहीं, एन की जगह हम लोग 1 2 3 कुछ भी ले लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग क्लियर कर लेंगे, एच अपॉन टू पाई। तो क्या कर लेंगे हम लोग, एच अपॉन टू पाई। ठीक, तो क्या होता है, एच अपॉन टू पाई का ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होता है। देखो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन नंबर डी पार्ट में क्या कहा, डी पार्ट में तो करेंगे आंसर 1 के डी पार्ट को। 1 के डी पार्ट में क्या कहा है कि द फोर्स वाई द विच अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड इन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड इज। एक चीज ध्यान रखना, इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास गिवन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम्ब फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग जानते हैं कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल जो परमाणु, मतलब अल्फा पार्टिकल एटम मॉडल जो है ना, उसमें क्या किया गया था, जो अल्फा पार्टिकल है उसको पास कराया गया था एटम से, उसको पास कराया गया था। तो एटम पर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा कण पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज ले लो या पॉजिटिव नेगेटिव ले लो या नेगेटिव नेगेटिव, कुल मिलाकर 2 अगर चार्ज लेते हैं तो वहां पर हम लोग कूलम्ब बल यूज करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करेंगे, इसमें इसमें सेकेंड ऑप्शन को चूज करेंगे हम लोग, कूलम्ब फोर्स। ठीक, तो सेकेंड ऑप्शन को आप लोग भी चूज कर लो, कूलम्ब फोर्स। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई पार्ट में क्या है, तो लिखेंगे आंसर 1 के ई पार्ट को। आंसर 1 के ई पार्ट को करते हैं। 1 के ई पार्ट में ये है, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम। देखो इन्होंने कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेंज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बीच में है। एक चीज हमने हमेशा आपसे क्या कहा था कि जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ सबसे अधिक जो है मैक्सिमम किसकी है, मैक्सिमम जो है रेडियो वेव की है, और मिनिमम किसकी है, गामा वेव की है, यानी गामा रे की है। और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम मिनिमम, ठीक है, किसकी है, रेडियो वेव की है। और सबसे मैक्सिमम, सबसे अधिक किसकी है, गामा रे की है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट की बात कर रहे हैं, तो अल्ट्रा वायलेट जो हमारे पास है 3 × 10⁻14 से 3 × 10⁻16, मतलब थर्ड ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कर लेना आप लोग, थर्ड ऑप्शन 3 × 10⁻14 हर्टज टू 3 × 10⁻16 हर्टज। ठीक, ये हमारे पास ई पार्ट में हम लोग करेक्ट कर लेंगे। यफ पार्ट में देखो, यफ में क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, ठीक, यफ में क्या गिवन है हमारे पास, यफ में इनका जो कहना है, सुनना, यफ में कहना है इनका कि द सन ऑफ मेक्स एन एंगल 0.5, ठीक, 0.5। तो एंगल जो हमारे पास क्या है, 0.5 है। तो एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोट कर लेते हैं 1 के एफ में। तो आंसर 1 और एफ, एंगल जो है हमारे पास 0.5 डिग्री है। क्लियर। एंड हमें और क्या गिवन है, ऑन अर्थ सरफेस इट्स इमेज इज मेड विद कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, फोकल लेंथ जो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, तो एफ इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर कर लेंगे हम लोग। हाँ, इसके बाद इन्होंने कहा है कि द डायमीटर ऑफ इमेज विल बी, इमेज की जो डायमीटर है या क्या है ये, तो डायमीटर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग सिंपल तरीके से यहाँ पर फार्मूला यूज कर लेंगे, जो डायमीटर है ये अल्फा इंटू फोकल लेंथ के इक्वल्स है। तो डायमीटर d इक्वल्स टू अल्फा 0.5 और ये 50, पॉइंट हटा के एक जीरो ले लो, ये जीरो कैंसिल, 5 5 से 25, तो d इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ऑप्शन में तो नहीं है। ठीक,
ऑप्शन में नहीं। अच्छा एक चीज हम लोगों ने एक काम अभी नहीं किया, हम लोगों ने इसको तो रेडियन में चेंज ही नहीं किया, तो रेडियन में अभी चेंज कर लेते हैं, अभी चेंज कर लेते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। रेडियन में जब चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं यहाँ पर डिग्री में है ना, ये किस में है, डिग्री में है, तो हम लोग हाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। अब जो है हम लोग कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल जब करेंगे 5 से, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 3 कैरी है 5 6 ज़ा, और ये हमारे पास तो 5 इंटू पाई की जो वैल्यू है हमारे पास 3.14 रख लो और 36 कैंसिल वगैरह कर लोगे इसमें, तो d इक्वल्स हमारे पास, चलो यहीं लिख देते हैं, ये आ जाएगा समथिंग, ऑप्शन में चेक कर लेते, ऑप्शन है क्या आपके पास, हाँ ऑप्शन 0.43, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा 0.43, तो ये आ जाएगा 0.43 फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अब देखो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, तो करेंगे आंसर 2 और उसके ए पार्ट को। ठीक, 2 के ए पार्ट में हमें गिवन है राइट द डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखो और किसके फॉर्म में लिखोगे, किसके टर्म में, हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो हम लोग कहेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ ठीक, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक, हाँ तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ को लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज समझना, यहाँ पर सबसे पहली बात तो है हम लोग एक चीज तो जानते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ लेमडा से लिखते हैं, और h अपॉन पी, h प्लैंक कांस्टेंट है, p जो है हमारे पास मोमेंटम है ना, तो यहाँ पर हमारे पास p जो है ये किसके इक्वल्स है, एम वी के इक्वल्स है, तो लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन एम वी। ठीक है, और हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी 1/2mv², बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर लो, तो k m इक्वल्स टू 1/2m²v², इसे यहाँ ले जाओ तो हम लोग लिखेंगे 2km इक्वल्स टू mv का होल स्क्वायर, है ना, mv का होल स्क्वायर, इसको हटाओ यहाँ पर रूट ले लो, तो हम लोग कहेंगे कि mv इक्वल्स टू रूट में 2mk, तो हमारे पास यहाँ पर लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन रूट में 2mk, बस यही हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसके टर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में है। क्लियर, अब देखो इन्होंने कहा है इसमें, चलो एक काम करते हैं, पहले इतने को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट को करेंगे। ठीक है, देखिए 2 के बी पार्ट को, तो आंसर 2 और बी, 2 के बी पार्ट में हमें गिवन है प्रूव दैट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म ए बी मोर देन साइन इनवर्स 1/n व्हेन इज n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अच्छा, इसमें जो हमारे पास इन्होंने कहा है कि जो प्रिज्म से जो एंगल ए है ना, ए जो है वो साइन इनवर्स 1/n से मोर देन है, ये ज़्यादा है, ये अधिक है, ए अधिक है, ये प्रूफ करके आप लोग दिखाओ, इन्होंने ये कहा है कि इसे प्रूफ करके आप लोग दिखाओ। जैसा प्रिज्म किसे कहते हैं, जैसे मान लो कि ये तो हम लोग ग्लास का बनाते हैं प्रिज्म को, यहाँ से प्रिज्म से हम लोग क्या करते हैं, एक वाइट रे को इससे इंसिडेंट कराते हैं, और रे को हमेशा मोड़ने के लिए हम लोग इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, एक नॉर्मल डाल देते हैं, और यहाँ से नॉर्मल ये हमारे पास इंसिडेंट एंगल, ठीक, और ये ये हमारे पास रिफ्रैक्ट एंगल आर, और फिर यहाँ से फिर नॉर्मल डाल दो,
ठीक है, और इसको यूँ ले जाओ तो रे ऑप्टिक्स दिखा देते हैं। हाँ, यहाँ से जब यहाँ पर एक काम करते हैं, ये R1 ये R2 कर लेते हैं और ये हम लोग I1 I2 कर लेते हैं, और यहाँ पर I2 कर लेते हैं और यहाँ पर I1 कर लेते हैं। ठीक, अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग, इन्होंने कहा कि जो एंगल ए है ना, एंगल ए किसके साइन इनवर्स 1/n से अधिक है, इन्होंने यही कहा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉर प्रिज्म, हम लोग करेंगे, इन्होंने प्रिज्मिति के बारे में कहा। हाँ, तो फॉर हम लोग करेंगे प्रिज्म, अरे फॉर प्रिज्म ये होता है एंगल ए जो है ना, एंगल ए जो है ना R1 प्लस R2 के इक्वल्स होता है। क्या होता है? R1 प्लस R2 के इक्वल्स होता है। इसे हमने इक्वेशन क्या कर लिया हम लोगों ने, इक्वेशन R1 कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग पढ़ चुके हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो एंगल C है वो एंगल R2 के इक्वल्स है। एंगल C जो है एंगल R2 के इक्वल्स है। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो R2 है उसके जगह एंगल C को पुट कर सकते हैं। तो एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस R2 की जगह एंगल C पुट कर लेंगे, इसे इक्वेशन कर लेंगे सेकेंड। थोड़ा समझते जाना। अब एक काम करते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं कि एक फार्मूला n जो है ना, n ये 1/sin C के इक्वल्स है। समझना, अगर हम लोग यहाँ से अदला बदली कर ले तो लिखेंगे साइन C जो ना ये 1/n के इक्वल्स है। साइन को उधर ले जाओ तो हम लोग कहेंगे C इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/n। तो हम लोग कहेंगे C की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेंगे। तो हम लोग कहेंगे पुट द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, इन इक्वेशन सेकेंड। अब देखो यहाँ पर जब इक्वेशन सेकेंड में पुट कर लेंगे तो यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू R1 प्लस एंगल C के जगह हम लोग साइन इनवर्स 1/n, तो साइन इनवर्स 1/n। तो यहाँ पर एक चीज समझो, इन्होंने ये कहा है कि एंगल A जो है ना, एंगल A जो है ना वो साइन इनवर्स 1/n के n से अधिक है। तो अधिक है कि नहीं एक बार चेक कर लो आप लोग। जब हम लोग साइन इनवर्स 1/n में कुछ ऐड करते हैं, मतलब R1 को ऐड करेंगे तब वो जाकर A के इक्वल्स हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर एंगल लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ठीक है, किसी के मन में अगर क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर एंगल को हम लोग शो करें कि ना करें तो कोई दिक्कत नहीं, एंगल ना शो करा हो तब भी सही है, शो करा हो तब भी सही है। हाँ, एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पर साइन इनवर्स 1/n के n में अगर R1 हम लोग ऐड करते हैं तब जाके वो A के इक्वल्स हो रहा है वो, तो कहीं ना कहीं A फिर इससे ज़्यादा ही है। तो हम लोग कहेंगे हैंस एंगल A इज मोर देन साइन इनवर्स 1/n। ठीक, क्लियर। अब देखो हम लोग 2 के C पार्ट को करेंगे। आंसर 2 के C पार्ट को करते हैं। 2 के C पार्ट में हमारे पास हमें क्या गिवन है, 2 के C पार्ट में गिवन है द रेशियो ऑफ डायमीटर्स ऑफ 2 कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ। अच्छा, सेम लेंथ, डायमीटर हमारे पास क्या है 2:1। तो हम लोग एक काम करते हैं D1:D2 कर लेते हैं, ये 2:1 हमें गिवन है। ठीक, एंड कंपेयर देयर रेसिस्टेंस। अच्छा, रेसिस्टेंस से कंपेयर करो, तो रेसिस्टेंस अब यहाँ पर R1:R2, यहाँ पर हम लोग कुछ स्टूडेंट्स जानते हैं कि D1 को हाफ कर दो तो वो R1 के इक्वल्स होता है वो। तो फिर हम लोग यहाँ पर R1 जो है रेसिस्टेंस है, ये हमारे पास रेडियस नहीं है कि इसको हाफ कर लोगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग सिंपल तरीके से हम लोग फार्मूले को यूज कर लेंगे कि R1:R2 इज इक्वल्स टू D
अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पर D1 नहीं करेंगे, यहाँ पर D2 करेंगे। D2 क्यों करेंगे? क्योंकि आप लोग जानते हो रो इक्वल्स क्या होता है, रो इक्वल्स RA/L। तो ये R जो है ना इसके नीचे ले आएंगे, तो यही R से हम लोग D, यही A से हम लोग D को निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि A की वैल्यू होती है पाई R स्क्वायर, तो R को हटाकर D बनाते हैं, तो इसको उल्टे करेंगे। तो R1 रेशियो R2, D2 हमारे पास 2 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 4 रेशियो 1। तो ये हो गया हमारे पास 4 रेशियो 1 2 के सी पार्ट में, ठीक। 2 की सी पार्ट का आंसर क्या हो गया, 4 रेशियो 1। अब देखो 2 के डी पार्ट को, ठीक, 2 के डी पार्ट को, तो हम लोग करेंगे आंसर 2 और डी, आंसर 2 और डी। देखो 2 के डी पार्ट में क्या है कि व्हाट इज मीन्ड बाय थर्स्ट होल्ड वेवलेंथ इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में थर्स्ट होल्ड वेवलेंथ क्या है। देखो थर्स्ट होल्ड वेवलेंथ क्या है, जैसे मान लो कोई भी मेटल हो, जैसे मान लो कोई भी मेटल हो या कोई मैटर हो, कोई भी मैटर हो, उससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो फोटोन की एनर्जी है ना एच न्यू, फोटोन की जो एनर्जी एच न्यू, इस पर हम लोग क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, और इंसिडेंट्स करने के बाद इससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो कोई भी मैटर हो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ की रिक्वायर्ड होती है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं, जो इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि थर्स्ट होल्ड वेवलेंथ जो क्या है, तो थर्स्ट होल्ड वेवलेंथ क्या है भाई, कोई भी सरफेस, कोई भी हमारे पास मैटर हो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए जो भी मैक्सिमम वेवलेंथ की रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्स्ट होल्ड वेवलेंथ कहते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके ई पार्ट में, ठीक, इसके ई पार्ट को देखो, ई पार्ट में है कि आई करंट इज फ्लो in the wire, so in figure what will the value of magnetic field at O of semi circle, and point number 1 है due to its length L, अब straight portion, और ड्यू टू रेडियस R of semi circle। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 2 के ई पार्ट है ना, तो लिखते हैं 2 के ई पार्ट को, तो आंसर 2 और ई, समझना 2 के ई पार्ट में हमारे पास सबसे पहले तो फिगर को ही ले लेते हैं हम लोग। हमारे पास एक हेमी सर्किल है, ठीक, यूं, यहाँ से करंट को फ्लो कराओ, ये फ्लो कराओ, ये फ्लो कराओ, ये फ्लो कराओ, ऐसे ही है, एक बार देख ले जी। और यल लेंथ है दोनों की यहाँ तक, यल लेंथ है दोनों की यहाँ तक, ठीक। इसके बाद हमारे पास फिगर में है पॉइंट ओ, ये पॉइंट ओ है, ये टोटल रेडियस हमारे पास आर है, ठीक है, रेडियस आर है। अब देखो इसमें इन्होंने ये कहा है कि आई करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर फिगर, तो इस फिगर में जो है आई करंट को फ्लो करा रहे हैं हम लोग, क्या फ्लो करा रहे हैं हम लोग, आई करंट को फ्लो करा रहे हैं, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है ना वो आई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये है कि व्हाट विल बी द वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखेंगे हम लोग, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1 ड्यू टू इच लेंथ एल ऑफ स्ट्रेट पोर्शन, हम लोग यल के पोर्शन में निकालेंगे, सबसे पहली बात तो इन्होंने ये कहा है, ठीक है। तो एक चीज समझना कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहाँ पर कंडीशन फर्स्ट में, कंडीशन फर्स्ट में समझना, फर्स्ट में इन्होंने कहा है मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है।
आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर तो लगा देंगे। उन्होंने कहा है कि ड्यू टू इट्स लेंथ यल ऑफ स्ट्रेट पोर्शन, यल ऑफ स्ट्रेट पोर्शन। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर करंट की फ्लो भी इधर की ओर है, यूं यूं इधर की ओर है, ठीक है। तो और हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इधर की ओर है, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में है। तो फिर यहाँ पर थीटा, ये हम लोग क्या ले लेंगे, थीटा जो है 0 ले लेंगे, क्योंकि पैरेलल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, थीटा 0 के इक्वल्स होता है। तो यहाँ पर b इक्वल्स ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी एल साइन 0 और अपॉन आर स्क्वायर। साइन 0 की वैल्यू 0, टोटल वैल्यू हमारे पास 0, तो 0 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये क्या है हमारे पास, 0 टेस्ला, ठीक। अब सेकेंड कंडीशन में क्या है, कंडीशन सेकेंड, कंडीशन सेकेंड में क्या है, कंडीशन सेकेंड में है ड्यू टू आर रेडियस आर ऑफ सेमी सर्किल। अच्छा, हम लोग क्या करेंगे कि आर रेडियस से हम लोग इसमें बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का आर रेडियस से, तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, नहीं पाई ना लो, पाई ना लो इसमें, म्यू नॉट आर रेडियस में ये फार्मूला होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R। और सेमी सर्किल है ना, सेमी सर्किल के लिए हम लोग 1/2 कर लेंगे। तो B इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन, ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4R, ठीक, टेस्ला। क्लियर, 4R टेस्ला। देखो इसके यह पार्ट में, ठीक, यह पार्ट में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंट सोर्स। जो कोहेरेंट सोर्स को लिखोगे आप लोग, इसको तो आप लोग उड़ा दोगे, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स है क्या, जानते हो ना आप लोग, जिसमें हमारे पास जैसे फेज किसे कहते हैं, फेज यूं जो हमारे पास टाइम के अनुसार, जिसमें कोई भी टाइम के अनुसार कंटिन्यू चेंजमेंट हो। और यहाँ पर फिर से एक बार समझना, इन्होंने कहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोहेरेंस सोर्स, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे जिसमें हमारे पास फेज में कोई भी डिफरेंस ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कोहेरेंस फोर्स कहेंगे। बस सिंपल तरीका। अब एक काम करते हैं, और भी है कोई पार्ट, चलो इतने को स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को करेंगे, ठीक। 3 के ए पार्ट में क्या है, ये तो मेरे तक करा चुके हैं आप लोगों को, कि व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसे कहते हैं, जिस वेव्स को वह वेव्स जिसे ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की रिक्वायर्ड नहीं होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। ये तो हम सेट 1 में भी आपको बता चुके हैं, हाँ? तो जिन्हें आप ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायर्ड ना हो। देखो 3 के बी पार्ट को देखो, तो आंसर 3 और उसके बी पार्ट को देखो। 3 के बी पार्ट में है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एक्सिटेड हाइड्रोजन एटम इज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हमें गिवन है। तो हम लोग इसे काम करेंगे, ई एन इक्वल्स टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें गिवन है। एंड हम लोग इसमें जो है क्या करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग कॉमनली जे से डिनोट करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें एन चाहिए, तो एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं कि ई एन इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है। तो ई एन की जगह हम लोग ये पुट कर लेते हैं,
तो -3.4 इज इक्वल्स टू -13.6 एन स्क्वायर। इसे यहाँ ले आओ तो एन स्क्वायर -13.6 और -3.4, माइनस से माइनस कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। हाँ, तो एन इक्वल्स टू ये 2 हो जाएगा हमारे पास। अब मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम है, इनका फार्मूला क्या है, ये होता है J इक्वल्स एन एच अपॉन 2 पाई। क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर n की जगह आप लोग 2 पुट करो, h 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इसकी वैल्यू है, और 2 इंटू पाई 3.14, इससे ये कैंसिल। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे, आंसर आपकी इसमें दिया गया क्या? हाँ, 2 पॉइंट करके है 2.1 और 10⁻34, तो यही आंसर हो जाएगा आपके पास। तो इससे डिवाइड करेंगे तो J इक्वल्स टू 2.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, ये हो जाएगा 3 के बी पार्ट का आंसर। अब देखो 3 के हम लोग करेंगे सी पार्ट को। हाउ विल यू डिटेक्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाई पोलराइड। अच्छा देखो सी पार्ट में, तो आंसर 3 के सी पार्ट को। ठीक, 3 के सी पार्ट में इन्होंने कहा है कि हाउ विल यू डिटेक्ट प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय पोलराइड। हम लोग पोलराइड से प्लेन पोलराइज जो है कैसे हम लोग बनाएंगे, ये समझना कि जैसे हमारे पास ये कोई एक पाथ है। ठीक, इसमें ये समझना अनपोलराइज्ड है ये। ठीक, अनपोलराइज्ड लाइट है ये। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे किसी पोलराइज फिल्म से निकालेंगे इससे। ठीक, किसी पोलराइज, कोई पोलराइड फिल्म ले लो। ठीक, पोलराइड फिल्म से इसे जब हम लोग इससे निकालेंगे ना, तो यहां पर हमें प्लेन पोलराइड मिल जाएगा हमें। ठीक, यो। अब इसमें क्या होता है कि ये जो पोलराइड है ना, हर एक हाफ साइकिल में, हर एक हाफ साइकिल में क्या होता है, पोलराइड की स्पेलिंग सही है, पी पोलराइड। ठीक है, ये हर एक हाफ साइकिल में इसकी जो इंटेंसिटी है, ठीक है, एक बार ये शून्य मतलब 0 हो जाता है ये, और एक बार ये मैक्सिमम हो जाता है। ये ध्यान रखना हमेशा कि जो ये पोलराइड फिल्म है ना, इस पोलराइड फिल्म में जो क्या होता है कि हर एक हाफ साइकिल में, हर एक हाफ साइकिल में ये क्या करता है, एक बार जो है इनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और एक बार इंटेंसिटी 0 के बराबर। ठीक, ये ध्यान रखना। तो हम लोग कैसे करते हैं, अनपोलराइड से पोलराइड कैसे बना देंगे हम लोग, तो हम लोग किसी अनपोलराइड को हम लोग क्या करेंगे, किसी पोलराइड फिल्म से हम लोग इससे हम लोग पास कराएंगे। जब इससे पास कराते हैं तो हमें प्लेन पोलराइड हमें फाइंड हो जाता है। ठीक, ये प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। क्लियर? हाँ, अब देखो हमारे पास इसी के हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन। हाँ, आगे देखो, आगे क्वेश्चन में है हमारे पास इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इज एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 5.0 इंटू 10⁻11 मीटर इन हाइड्रोजन एटम। डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमारे पास क्या क्या गिवन है उसी को हम लोग लिख लेते हैं। तो 3 के हम लोग करने जा रहे हैं डी पार्ट को, तो आंसर 3 और उसके डी पार्ट को करेंगे। ठीक, 3 के डी पार्ट में हमें सबसे पहले ये गिवन है कि जो स्पीड है, स्पीड को हम लोग लिखेंगे न्यू से, तो 2 इंटू या v से लिखो, 2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड, और जो रेडियस है, रेडियस को r से हम लोग लिखो 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई आप लोग क्या निकालोगे,
मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक, ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो निकालेंगे हम लोग, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फार्मूला होता है आई इंटू ए। अब हमारे पास ए के लिए तो पाई आर स्क्वायर निकाल लेंगे, बट हमारे पास आई नहीं है, तो आई इक्वल्स टू हम लोग क्या कर सकते हैं, समझना, आई इक्वल्स टू हम लोग, आई नहीं हमें गिवन है, नहीं आई गिवन नहीं है, ठीक, तो आई इक्वल्स, ये कर सकते हो आप लोग फार्मूला, आई इक्वल्स क्यू अपॉन टी कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर टी की जगह हम लोग क्यू अपॉन कैपिटल टी कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल टी की हमें ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यम इक्वल्स ए जो है ये पाई आर स्क्वायर के इक्वल्स है, तो पाई आर इक्वल्स, और आई की जगह पुट कर रहे हैं हम लोग क्यू अपॉन टी, और टी की जगह पुट क्या करेंगे जानते हो, टी जो है हमारे पास, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ये तो कहा इन्होंने, हाँ इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन टी जो है ये फार्मूला होता है 2 पाई आर अपॉन वी या न्यू, ठीक, ये हम लोग यूज करेंगे। तो यम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, और इसकी जगह 2 पाई आर अपॉन वी, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, इसे ऊपर ले जाओ, तो यम इक्वल्स टू, ये हमारे पास आर, ये v, ये q, और अपॉन में 2, तो यम इक्वल्स आर जो है हमारे पास क्या है, आर जो है 5 इंटू 10⁻⁻11, v क्या है हमारे पास 2 इंटू 10⁻6, और q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 16 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.0, और 10⁻⁻11 प्लस 6 माइनस 19, और तो कुछ है नहीं, ठीक। तो यम इक्वल्स टू 8.0 इंटू 10⁻, अब यहाँ पर ये हो जाएगा 20, 30 से हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24, ठीक है, 24, तो यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, यूनिट आई एम्पियर, और ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्लियर। क्या दे रहे हैं आपकी इसमें आंसर, ठीक यही दे रहे हैं। अब देखो आप लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। एक काम करो, पहले आप लोग जो है इतने को स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 4 को, ठीक है। 4 में है ऑब्टेन द एक्सपेरिजन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ द कैपेसिटी विल बी इंक्रीज। अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 के ए पार्ट में, तो समझना 4 के ए पार्ट में इन्होंने कहा है कि जो कैपेसिटर है उसके लिए फार्मूला जो है, दो प्लेट है, दो प्लेट जो है पैरेलल में है, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में है, इसके लिए कैपेसिटर का फार्मूला बताओ। और इसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि हाउ द कैपेसिटी विल बी इंक्रीज, इसकी कैपेसिटी कैसे हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है, एक चीज ध्यान रखना, हम लोग कोई दो प्लेट लेते हैं, ठीक, एक दोनों प्लेट पैरेलल में रखो एक दूसरे के, एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट पर नेगेटिव चार्ज, दोनों प्लेटों की जो डिस्टेंस है हमने ले ली स्मॉल डी, इस प्लेट को किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ दो, इस प्लेट को अर्थ से जोड़ दो, ठीक, इस प्लेट को अर्थ से जोड़ दो, और बस यहां से हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूं जाएंगी, इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक, क्लियर, हाँ ऐसे। अब यहाँ पर इसके लिए सबसे पहली बात तो है, हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला हम लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू फार्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, ध्यान रखना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम लोग यहाँ पर कोई के भी ले लो, के एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ले सकते हो। यहाँ पर हम लोग सिग्मा को हटा देंगे। सिग्मा किसके इक्वल से आप लोग जानते हो कि सिग्मा जो है वो क्यू अपॉन ए के इक्वल से सिग्मा। तो यहाँ पर हम लोग ई इक्वल्स क्या ले लेंगे, ई इक्वल्स ले लेंगे हम लोग सिग्मा की जगह क्यू अपॉन ए। तो क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन फर्स्ट डाल के छोड़ दो। ठीक है, ये तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स V अपॉन डी। ठीक, V हमें चाहिए ना, V हमें चाहिए, इसलिए हम लोगों ने V निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर V इक्वल्स क्या कर लेंगे, ई डी, और V इक्वल्स E की जगह ये वैल्यू पुट करो, तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और ये D। ठीक, अब इसे डाल दो समीकरण यानी सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब एक काम करते हैं हम लोग, सी को ही लाते हैं क्योंकि हमें सी चाहिए, तो सी को ही हम लोग लाते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। ठीक, तो यहाँ पर सी इक्वल्स टू, सी है कैपेसिटर, क्यू चार्ज है, तो क्यू अपॉन वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, तो क्यू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, इससे ये कैंसिल, इसे सबसे ऊपर ले जाओ, तो सी इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो यही कैपेसिटर के लिए फार्मूला है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि कैपेसिटर को आप लोग जो है कैसे इंक्रीज कर सकते हो ना, कैसे ये तो कहा इन्होंने कहा है कि हाउ द कैपेसिटर विल बी इंक्रीज्ड। कैपेसिटर को हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, समझना। हम लोग जो है इसका एरिया को इंक्रीज करके कैपेसिटर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग डिक्रीज करके हम लोग कैपेसिटर को इंक्रीज कर सकते हैं। भाई जो बराबर में हो ना, जो बराबर में हो, जो इसमें करोगे वही इसमें होगा, जो इसमें करोगे वही इसमें होगा, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट नंबर 1 क्या लिखेंगे, जो एरिया है एरिया को इंक्रीज कर देंगे। ठीक, एरिया को क्या कर देंगे हम लोग, इंक्रीज, और जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे, डिक्रीज। ठीक, एरिया को इंक्रीज कर देंगे और डिस्टेंस को डिक्रीज कर देंगे। ठीक, अब देखो इसी में हमारे पास बी पार्ट में क्या है, आंसर 4 के बी पार्ट। 4 के बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन में ये है कि इसमें ये है कि टू रेल tracks are isolate with each of the other and on the ground is as well. They are connected with a millivolt meter. What will be the reading in millivolt meter when a train run at speed 180 किलोमीटर पर आवर ऑन एट। अच्छा, इसकी स्पीड क्या है, 180 किलोमीटर स्पीड। तो स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर, ये है हमारे पास। ठीक, एक चीज ध्यान रखना कि किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, तो v इक्वल्स 180 इंटू 5/18 कर लेंगे, ये कैंसिल 10, तो ये हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड में हमने स्पीड को कन्वर्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये दिया है हमारे पास कि गिवन दैट द वर्टिकल component of Earth's fields 0.2 into 10 to the power -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो B है हमारे पास। B क्या है, B जो है 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 10 टू द पावर भी है, 10 टू द पावर -4 है, इसी में 10 टू द पावर हम लोग कहेंगे -4। ठीक, 10 टू द पावर -4। ठीक है, ये हमें गिवन है, और बस और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो एंड ट्रैक्स आर 1 मीटर डिस्टेंस
1 मीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस जो है हमारे पास 1 मीटर हमें गिवन है, 1 मीटर हमें गिवन है। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास कि 2 रेल ट्रैक्स आर आइसोलेट विद ईच ऑफ द एंड the ground as well, they are connected with a millivolt meter. What will be the reading in volt meter when train at run speed? अच्छा, इन्होंने कहा है व्हाट विल बी द रीडिंग इन मिली बोल्ट मीटर। अच्छा, मिली बोल्ट मीटर में इसकी रीडिंग बताएंगे, तो मतलब वही हम लोग ई को बताएंगे। ठीक, अब यहाँ पर फार्मूला होता है हमारे पास E इक्वल्स वी एल वी। ठीक, या कैपिटल वी भी ले सकते हो यहाँ पर E की जगह पर। तो E इक्वल्स B की जगह हम लोग पुट करेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, और L की जगह हम लोग 1, और V की जगह हम लोग पुट करेंगे 50। ठीक, पॉइंट हटाकर 1 0 ले लो, इससे ये कैंसिल कर लो। ये 5 4 20 इंटू 10⁻⁻⁴। ये हम लोग एक काम करेंगे, 1 0 इससे माइनस कर लो, तो E इक्वल्स टू हम लोग कहेंगे 2 इंटू 10⁻³ मिली वोल्ट। ठीक, आंसर है क्या इसमें आपके? इसमें 4 के बी पार्ट में, 4 के बी पार्ट में है 2, कहाँ से आ गया? रुक जाओ, 0.4 है ना। तो यहाँ पर नहीं 0.2 है, इसीलिए 1 दे रहे आपके इसमें। 0.2 है, हम लोग गलत कर गए यहाँ पर, 0.2 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे 0.2, तो 5 2 10, तो E इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻⁻3, तो 10 की 4 और 10 की पावर ये हो जाएगा -3 वोल्ट। तो हम लोग कहेंगे E इक्वल्स टू 10⁻³ वोल्ट, या फिर हम लोग कहेंगे 1 मिली वोल्ट। ठीक, तो ये आंसर अब सही है। अब देखो 4 के सी पार्ट को, 4 के सी पार्ट को, ठीक, 4 के सी पार्ट में हमारे पास हमें गिवन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फॉर्म एक्सपेल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हाइगेंस वेव थ्योरी। ठीक, हाइगेंस वेव थ्योरी। तो इन्होंने ये कहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेव फॉर्म। अच्छा, वेव फॉर्म किसे कहते हैं? जैसे वेव फॉर्म के टोटल 3 टाइप्स होते हैं, ये तो आप लोग जानते हो। कोई भी एक मीडियम हो, हाँ, कोई भी एक मीडियम हो, उसमें जो लाइट है, लाइट से जो भी वेव हमारे पास रिलीज होंगे वो कंटिन्यू स्टेबल होकर एक ही डायरेक्शन में आगे की ओर ट्रेवल करेंगे, उसे हम लोग कहते हैं वेव फॉर्म। ठीक, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। ठीक है, साफ साफ देखो इसमें लिखा ही है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, वेव का फ्रंट की ओर, आगे की ओर ट्रेवल करना, उसे वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट किसे कहते हैं? कोई भी वेव हो, उसे अपने आगे की ओर, फ्रंट की ओर ट्रेवल करना, उसे वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने ये कहा है कि इसी में आप लोग जो है क्या करोगे, इसी में एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ द हाइगेंस वेव थ्योरी। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जो हाइगेंस के वेव थ्योरी है उसकी केवल आप लोग प्रूफ नहीं, मतलब जो किस किया है, हाइगेंस के जो एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ हाइगेंस वेव थ्योरी। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाइगेंस की जो है वो आप लोग इसमें इनको प्रूफ करके दोगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हाइगेंस की जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक हम लोग यूं वेव फ्रंट को यहाँ पर इस पर जो है इंसिडेंट कराओ, तो कोई एक वेव फ्रंट को यूं इंसिडेंट कराएंगे, यूं इंसिडेंट कराएंगे। जब ये वेव जो है यहाँ तक आ जाएंगी ना, तब कहीं ना कहीं ये इतनी दूरी पर होगी, तो इसके लिए एक नॉर्मल डाल दो, यू डाल देंगे नॉर्मल। रुक जाओ, ठीक।
और जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगी तब तक ये यहाँ तक पहुँच चुकी होगी। ठीक, इसके लिए फिर डाल दो नॉर्मल। अब इन्हें यूं जाना है और इन्हें यूं यूं जाना है। ठीक, ऐसे। ठीक, नाम दे दो यहाँ पर आप लोग इसे तो Z और Z डैश नाम दे रहे। यहाँ से ए बी को हम लोगों ने आगे की ओर बढ़ाया है, तो ये ए, ये बी। ठीक, ये ए डैश, ए डैश और ये बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इंसिडेंट एंगल ले लेते हैं I और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एंगल ले लेते हैं R। ठीक, यहाँ पर ले लेंगे R। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे इन ट्रायंगल बी ए डैश एंड ट्रायंगल बी डैश ए डैश ए, बी डैश ए डैश ए। तो हम लोग कहेंगे कि जो ये दोनों के दोनों जो है ये सिमिलर है। क्या है? ये सिमिलर है। तो हम लोग कहेंगे ट्रायंगल बी ए डैश ये सिमिलर है ट्रायंगल बी डैश ए के। ये सिमिलर है। जब सिमिलर है तो फिर हमारे पास ये दोनों के दोनों एंगल हमारे पास बराबर भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जो एंगल ए है, नहीं, जो एंगल बी ए डैश है, बी ए डैश है, वो एंगल बी डैश ए के इक्वल्स है। और ये जो है हमारे पास एंगल आई है, तो एंगल आई, और ये जो है एंगल आर है, तो एंगल आई एंगल आर के इक्वल्स है। यही जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो है सेकेंड लॉ है। तो इससे हम लोग हाइगेंस की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग एक्सप्लेन इसी से कर सकते हैं हम लोग, है ना कि नहीं। अब देखो हम लोग करेंगे इसी में इसी का हम लोग 4 के सी पार्ट को डी पार्ट में है द रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वायस इज 24 ओम। अच्छा, फॉरवर्ड वायस में है, तो देखो 4 के डी पार्ट में तो करेंगे आंसर 4 और डी। ठीक, 4 के डी पार्ट में जो फॉरवर्ड वायस है 25 ओम है, तो ये आर में है। तो फॉरवर्ड वायस में हम लोग करंट को फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्स वायस में नहीं करा सकते फ्लो। तो एक चीज याद ध्यान रखना कि हाउ मच वोल्टेज इन फॉरवर्ड वाइज विल बी चेंज्ड। वोल्टेज को निकाल लो, तो वोल्टेज V को निकालेंगे। ठीक है, चेंज एंड सो दैट द चेंज इन करंट वुड बी 2 मिली एम्पियर। तो 2 मिली एम्पियर जो है हमारे पास करंट है, तो चेंज करंट है ना, तो 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। यहाँ पर फार्मूला क्या लगा देंगे हम लोग? ओम्स लॉ लगा देंगे ना हम लोग। क्या लगा देंगे? ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ में हमारे पास V इक्वल्स टू आई डेल्टा आई इंटू आर। ठीक, तो इसको डेल्टा V करो, तो डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा आई जो है 2 इंटू 10⁻³ आर जो है 25 इंटू कर लोगे 50, तो डेल V इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट। क्या दे रहे हैं आपकी इसमें आंसर? 4 के डी पार्ट में, 4 के डी पार्ट में, हाँ 50 मिली वोल्ट। 50 मिली वोल्ट क्यों, 5 मिली वोल्ट देंगे फिर ये। हाँ सही है, सही है, -3 को हटा लो, तो डेल V इक्वल्स टू 50 और ये मिली वोल्ट। मिली कैसे? 10⁻³ को हटा लो तो मिली में चेंज कर लो उसको। ठीक, तो दोनों आंसर आप लोग बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो। अब देखो 4 के ई पार्ट में, चलो ई पार्ट करेंगे। पहले आप लोग एक काम करो, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग 4 के ई पार्ट को करेंगे। ठीक, देखिए 4 के ई पार्ट, तो आंसर 4 और ई। देखो 4 के ई पार्ट में हमारे पास गिवन है व्हाट इज मीन्ड बाय बैटलेस करंट, वाटलेस करंट। अच्छा, वाटलेस करंट किसे कहते हैं? वाटलेस, जिसमें वाट की बिल्कुल भी रिक्वायर्ड ना हो उसे वाटलेस करंट कहते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी सर्किट हो और उस सर्किट में अगर हम लोग करंट को फ्री में फ्लो कराना चाहते हैं, देखो रेसिस्टेंस का काम क्या होता है? रेसिस्टेंस का काम होता है करंट को रोकना, और करंट काम होता है रेसिस्टेंस को रोकना। तो अगर हम लोग
क्या करेंगे, कोई भी सर्किट हो उसमें रेसिस्टेंस बिल्कुल नहीं लेंगे, रेसिस्टेंस को रखेंगे ही नहीं, लेंगे ही नहीं, तो करंट जो है फ्री में चलेगी। वो जब करंट फ्री में चलेगी तो उसे कहेंगे हम लोग, उसमें फिर वाट की मतलब पावर की ज़रूरत नहीं होगी। जब पावर की रिक्वायर्ड नहीं होंगी तो उसे कहेंगे वाटहीन करंट। तो वाटहीन करंट मतलब वाटलेस करंट। वाटलेस करंट किसे कहते हैं, वाटलेस करंट कहते हैं जिस सर्किट में करंट को फ्लो कराने के लिए अगर वाट की रिक्वायर्ड ना हो, पावर की रिक्वायर्ड ना हो, तो उसे कहते हैं वाटलेस करंट। वहां पर जो है रेसिस्टेंस हम लोग या पावर जीरो कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी में इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें और बढ़ा दी है इन्होंने कि एक कैपेसिटर ऑफ 15 माइक्रोफैरड कनेक्टेड टू एसी सोर्स। अच्छा, सी हमारे पास 15 माइक्रोफैरड है, तो सी जो है हमारे पास 15 माइक्रोफैरड है। तो 15 माइक्रोफैरड को आप लोग चेंज कर लो फैरड में, ठीक। तो ये 15 माइक्रोफैरड, तो 15 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। एंड हमें और क्या गिवन है, जो हमारे पास एसी वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो हम लोग कहेंगे जो वीआरएमएस है हमारे पास 220 वोल्ट है, ठीक। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास 50 हर्ट्ज है, ठीक। एंड हम लोग इसमें फाइंड आउट रिएक्टेंस ऑफ सर्किट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें एसी करंट को निकालेंगे, ठीक। तो क्या निकालेंगे हम लोग, एसी करंट को निकालेंगे, और एसी करंट आरएमएस ये निकाल लेंगे। और एक चीज़ क्या कहा उन्होंने कि फाइंड द रिएक्टेंस ऑफ सर्किट एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अच्छा, ये दोनों चीज़ निकालेंगे हम लोग, तो एक्सी भी निकालेंगे इसमें से। हाँ, अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, एक्सी का सबसे पहले फार्मूला लगा दो, एक्स सी इक्वल्स टू 1/ω⁻c, एंड ओमेगा इक्वल्स ये होता है 2πf, ठीक, 2πf। तो यहाँ पर एक्स सी इज इक्वल्स टू 1/2πfc, तो 1/2 इंटू 3.14, एफ की जगह हमारे पास वैल्यू हमें क्या है 50, और सी की जगह है 15 इंटू 10⁻⁻⁶। इसे ऊपर ले जाओ और 20 ये ले लो, 52 जा 2 से 2 कैंसिल, तो एक्स इक्वल्स टू ये 10⁻⁶ है, तो इसको 6 टाइम्स 0 कर लो, अपॉन में इनसे 340 एंड 15 इनसे मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, तो यक्सी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, अब किससे ही आंसर दिया गया है 212.3, 212.3 ओम, ठीक, ये आ जाएगा एक्सी। इसके बाद हम लोग जो है, ठीक, ये तो दिया गया, हाँ ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग फार्मूला आई आर एम एस के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, तो आई आर एम एस बराबर वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। तो वी आर एम एस हमारे पास क्या है 220, एक्स सी है 212.3, तो वही 1 पॉइंट के आसपास आ जाएगा, क्या दे रहा है आपके इसमें 1.036 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग कह लेंगे कि आई आर एम एस 1.036 एम्पियर, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 5 में है हमारे पास राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अच्छा, जो आपके पास इन्होंने कहा है कि राइट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जनरेटर का हमारे पास काम ही क्या है, जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी, क्या नाम, प्रिंसिपल वर्किंग एंड अल्टरनेटिंग करंट। चलो इसको तो आप लोग कर भी लोगे आप लोग, ठीक है, लिख लेना इसको। हम जो है आपको एक काम कर रहे हैं, बी पार्ट को बता रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ। हाँ, तो बी पार्ट को देखो आप लोग, बी पार्ट
जनरेटर का काम जानते हो ना आप लोग, वही लाइट, यानी लाइट को हम लोग उससे बनाते हैं, लाइट को ही। बी पार्ट को देखो, ठीक है, बाकी आप लोग जो हैं ए पार्ट को तो आप लोग स्क्रीन पर देख चुके हो। A convex lens of focal length f is placed somewhere between object and screen. The distance between object and screen is x. If m be the magnification of lens, then prove that f equals mx upon f equals mx upon m+1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग जो है प्रूफ करेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है समझना, क्वेश्चन में हमारे पास जो दिया है वही करेंगे हम लोग। एक कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ना, सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को बना लेते हैं। तो ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ किया, ये प्रिंसिपल एक्सिस को ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि बिटवीन द ऑब्जेक्ट, देयर बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन x सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन दोनों की जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर में है, मतलब x में है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को ले लो O, और यहाँ से रे को ले जाओ ऐसे, फिर इस रे को ऐसे ले जाओ यहाँ पर, तो ये इमेज बना दो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या बना दो, इमेज। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये u है, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स के अपोजिट साइड में है तो इसको माइनस में ले लो, और ये जो है हमारे पास v है, और ये रे ऑप्टिक्स के डायरेक्शन में है तो इसको प्लस में ले लो, ठीक है, इसको प्लस में ले लो। अब हम लोग फार्मूला यहाँ पर यूज करेंगे कि सबसे पहली बात तो x किसके इक्वल्स है, x जो है u प्लस वी के इक्वल से, तो u प्लस वी के इक्वल से इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग मैग्नीफिकेशन का फार्मूला यूज करेंगे, तो मैग्नीफिकेशन का जो फार्मूला है m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ठीक। तो m इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, तो इससे कैंसिल, इसको इंटू में ले जाओ, तो हम लोग कहेंगे कि नहीं, v इक्वल्स एम यू, ठीक, v इक्वल्स एम यू। इसे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, तो x इक्वल्स टू ये u प्लस m के जगह, नहीं v के जगह एम यू, u ले लो कॉमन, तो x इक्वल्स ये हो जाए, u कॉमन ले लेंगे तो m+1 बचेगा, इसको नीचे ले आओ, तो हम लोग कहेंगे कि u इक्वल्स x अपॉन m+1, ये u की वैल्यू को हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझना, अब हम लोग को v की वैल्यू भी चाहिए, क्या चाहिए हमें, v की वैल्यू भी चाहिए। तो v की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो u की वैल्यू है ना, अगेन हम लोग पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम लोग कहेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x इक्वल्स टू u की जगह x अपॉन m+1, और v की जगह v कर लो, इसे इधर ले आओ, ठीक। तो v इक्वल्स टू x माइनस एक्स अपॉन m+1, x कॉमन ले लो, तो v इक्वल्स टू x जब कॉमन लेंगे, नहीं इसमें तो फिर x बचे रहने दो, क्या दिक्कत है। तो 1 माइनस 1 अपॉन m+1 फ्रैक्शन कर लो, तो v इक्वल्स x, इसके साथ मल्टीप्लाई m+1 माइनस 1 अपॉन m+1, इससे ये कैंसिल, तो mx अपॉन, तो v इक्वल्स टू mx अपॉन m+1। अब हम लोग लेंस फार्मूला यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, लेंस फार्मूला। तो हम लोग कहेंगे कि बाय यूजिंग लेंस फार्मूला यूज करेंगे, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू को माइनस में लेंगे क्योंकि यू जो है इधर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स 1 अपॉन वी की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे mx अपॉन m+1 माइनस माइनस प्लस, u की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम लोग x अपॉन m+1 कॉमन होके इसको ऊपर ले जाओ, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू m+1 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ 1 अपॉन mx बचेगा, 1 अपॉन mx प्लस 1 अपॉन x को भी ले लो कॉमन, तो 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू m+1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन m+1 अपॉन 1 फ्रैक्शन कर लो, तो 1 अपॉन एफ m+1 अपॉन x, ये मल्टीप्लाई, तो m+1 अपॉन m, ठीक। इसे उल्टा करो तो इसे भी उल्टा करोगे, तो ये f इक्वल्स टू ये mx, ठीक।
और यहाँ पर ये m+1 2 टाइम्स है, तो m+1 का ये हो गया होल स्क्वायर और ये प्रूफ हो गया। ठीक, ये हम लोगों ने प्रूफ कर लिया है। क्लियर? अब देखिए अब लोग 5 के हम लोग करेंगे आगे। चलो काम करो, इसमें है इसके सी पार्ट, व्हाट इज मीन द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन लाइट अभी तो पढ़ा चुके आप लोगों को और कल की वीडियो में भी आपको बता चुके थे ना। तो एक काम करो, पहले इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं अब 5 के डी पार्ट को। ठीक, 5 के डी पार्ट को देखो, तो आंसर 5 और डी। 5 के डी पार्ट में हमें गिवन है कि ऑब्टेन द फार्मूला ऑफ वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन रोटेटिंग थीटा फ्रॉम इक्विलिब्रियम इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऑब्टेन मतलब फार्मूला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की मतलब हम लोग फार्मूला को यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ठीक, वर्क के लिए। तो सबसे पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना कि आप लोग इतना तो जानते ही हो कि जब हम लोग कोई वर्क करते हैं तो वर्क का फार्मूला क्या होता है, W इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना हमारे पास। तो यहाँ पर फोर्स की जगह हम लोग टाउ लिख रहे हैं और इनटू ये डी थीटा कर रहे हैं। और टाउ जो है ना, टाउ किसके इक्वल से, टाउ जो है PE साइन थीटा के इक्वल से। तो DW इक्वल्स टू ये करेंगे PE साइन थीटा डी थीटा। ठीक, और हम लोग दोनों साइड में क्या कर लेंगे, इंटीग्रल ले लेंगे। तो DW इक्वल्स टू PE साइन थीटा डी थीटा। बट अब हमें लिमिट चाहिए यहां से, तो यहां पर समझना इन्होंने कहा है कि ऑब्टेन द फार्मूला वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेटिंग थीटा फॉर्म। तो थीटा के फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, किसके फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर एक चीज समझना कि थीटा के फॉर्म में जब हम लोग इसे θ1 इसे θ2 कर लेंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर कर लो, तो इसको 1DW कर लो। ठीक, इक्वल्स टू PE को बाहर कर लेते हैं हम लोग। PE जो है थीटा के अकॉर्डिंग कांस्टेंट है, तो PE θ1 θ2 और साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपको बता देते हैं कि जो साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन है ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल से ना, किसके इक्वल से, कॉस थीटा के इक्वल से। तो ये 1DW का इंटीग्रेशन W और PE ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा और ये θ1 θ2। अब हम लोग लिमिट ले लेंगे, तो W इक्वल्स टू PE माइनस कॉस θ2, फिर माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस θ1। इसको हम लोग इस टर्म में लिखेंगे W इक्वल्स टू PE, ठीक, कॉस θ1 प्लस में है और माइनस कॉस θ2। बट इन्होंने कहा है कि केवल कॉस थीटा के टर्म में आप लोग फार्मूला को बताओ, केवल कॉस थीटा के टर्म में। तो हम लोग कहेंगे कि व्हेन, अगर देखो अपोजिट साइड में हो तो हम लोग थीटा जो है वो जीरो लेते, सॉरी अगर सेम डायरेक्शन में हो ना तो थीटा जीरो लेते हैं हम लोग। और अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में हो ना तो हम लोग क्या लेते हैं, 180 के इक्वल्स लेते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार, अगर हमारे पास अपोजिट साइड में हो तो थीटा हम लोग क्या लेंगे, थीटा जो है जीरो लेते हैं और रॉन्ग डायरेक्शन में थीटा 180 के इक्वल्स ले लेते हैं। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा है केवल थीटा के टर्म में ना, तो एक काम करते हैं केवल थीटा के टर्म में लेंगे। तो एक काम करते हैं हम ये कि समझना, यहां पर W इक्वल्स टू PE
यहाँ पर कॉस जीरो ले लोगे, क्या ले लोगे, कॉस जीरो, तो कॉस जीरो और माइनस कॉस, ये हो जाएगा हमारे पास 180, ठीक। तो W इक्वल्स टू, अब PE कॉस जीरो 1 होता है, ठीक। जस्ट मिनट, अभी रुक जाओ, यहां पर हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे ही नहीं, हम लोग थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों कंडीशन में जीरो ले लेंगे यहाँ पर, ठीक। दोनों कंडीशन में ना एक चीज समझना, फिर से एक बार यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझना। जैसे हम लोग क्या है, मैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक है, वर्ड फार्मूला था डन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पर यूं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं, ठीक है, यूं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंगे और यहाँ पर हम लोग यहाँ से, जैसे मान लो कि यहाँ से कोई एंगल घुमा देंगे हम लोग, तो यहाँ पर थीटा लेंगे, है कि नहीं, यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा, और यहाँ पर जो भी हम लोग वर्क करेंगे तो उसे हम लोग लिखेंगे DW से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, यहाँ पर हर कंडीशन में देखोगे, हर कंडीशन में थीटा तो जीरो के ही इक्वल्स है। यहाँ पर शुरुआत में ये थीटा जीरो के इक्वल्स है, लेकिन सेकेंड कंडीशन में थीटा 2 जो है वो थीटा के इक्वल्स है। किसके इक्वल्स है, थीटा के इक्वल्स है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग जानते हैं कि फोर्स लगता है ना, एक फोर्स इसके डायरेक्शन में लगा दोगे, इसी के डायरेक्शन में, और एक फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे, है कि नहीं। तो ये माइनस QE है और ये QE है जो फोर्स लगाएंगे। तो वो जो फोर्स है इधर डायरेक्शन में माइनस, इधर डायरेक्शन में प्लस। तो एक कंडीशन में हमारे पास जीरो है जो उसके डायरेक्शन में है, और अपोजिट में हम लोग थीटा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, थीटा लेंगे। तो यहाँ पर W इक्वल्स टू PE कॉस जीरो और कॉस यहाँ पर थीटा, तो W इक्वल्स टू PE कॉस जीरो 1 होता है और ये कॉस थीटा। तो एक फार्मूला हम लोग ये निकाल लेंगे, ठीक। अब देखो 5 के और भी पार्ट है क्या, हाँ 5 के और है, इसमें D के और भी है। तो आंसर 5 और D, उसके और को करेंगे हम लोग। और में है हमारे पास कि एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज मूविंग राउंड द न्यूक्लियस विद स्पीड 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कर चुके क्या, चलो हाँ 2.2 ये स्पीड है हमारे पास। तो स्पीड को लिखेंगे हम लोग न्यू से, ठीक है, स्पीड को लिखेंगे हम लोग न्यू से या V से 2.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। अभी मुझे लगता है ये क्वेश्चन ऐसे कुछ कर चुके हम लोग, अच्छा वो अलग है, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के D में, हाँ। और इसके बाद है रेडियस जो है 5 इंटू 10⁻11, 5 इंटू 10⁻11 मीटर, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट, तो सेम लग रहा हमें, अच्छा उसमें मोमेंटम है, मोमेंट ओवर इलेक्ट्रॉन, हाँ। तो इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखो I इक्वल्स टू हम लोग फार्मूला क्या लगा देंगे, I इक्वल्स फार्मूला लगा देंगे QV/2πr। ये हम लोग I इक्वल्स फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, ये फार्मूला यूज करेंगे। और I इक्वल्स Q की वैल्यू तो आप लोग जानते हो ना, वही 1.6 इंटू 10⁻19 वही रख दो यहाँ पर। तो 1.6 इंटू 10⁻19 और V की वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻6 अपॉन 2, पाई की वैल्यू है 3.14 और R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻11। 2 से ये कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। और ये 2, ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल, तो I इक्वल्स टू 16 इंटू 11 इंटू 3 और 5 इंटू 10⁻, ये -19 और +6 और +11, ये ऐड करके इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड जब कर दोगे तो I इक्वल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके इसमें आंसर दिया गया है, नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे यहीं तक,
हाँ दिया गया हमारे पास 5 के डी का वाट 1.12 मिली एम्पियर। ठीक, तो ये आ जाएगा 1.12 मिली एम्पियर, 1.12। ठीक है, तो यही आ जाएगा आंसर। ठीक, अब देखो आप लोग 5 के डी के बाद 5 के ई को, आंसर 5 के ई को, 5 के ई पार्ट में क्या है, राइट द किरचॉफ्स लॉ ऑफ वोल्टेज एंड करंट। किरचॉफ के वोल्टेज लॉ और करंट लॉ को आप लोग बताओगे। वोल्टेज लॉ और करंट लॉ क्या है, तो वोल्टेज लॉ को हम लोग कहते हैं केवीएल, केवीएल लॉ, और करंट लॉ को केसीएल लॉ कहते हैं ना। किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या करते हैं, कोई भी हम लोग क्लोज लूप लेते हैं, उस लूप में टोटल वोल्टेज जो है वो किसके, टोटल वोल्टेज का जो सम है वो किसके बराबर हो, जीरो के इक्वल्स हो। और केसीएल लॉ में हम लोग टोटल जो नेट करंट है वो किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो, जीरो के इक्वल्स हो। ठीक, अब देखो इसी में हम लोग करने जा रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है हाउ डज द पीएन जंक्शन डायोड यूज टू हाफ वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन इन वर्किंग हाई और ड्राइंग सिंपल सर्किट। ड्राइंग सिंपल सर्किट भी बनाओगे। देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 हाफ वेव रेक्टिफायर जो है ना, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये तो इन्होंने कहा ना, हाफ वेव रेक्टिफायर जो है, देखो हाफ वेव रेक्टिफायर, कल हम फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में आपको बता चुके थे। फायर की स्पेलिंग से ना FIER। ठीक है, देखो चेक करनी पड़ती है स्पेलिंग वगैरह कभी कभी, बाई चांस अगर धोखे से हो जाए तो आप लोग कमेंट मत कर देना। ठीक है, कि सर आपके स्पेलिंग यहाँ पर गड़बड़ है, वो आप लोग कर लेना करेक्शन। ठीक, हाँ देखो इंग्लिश की टीचर नहीं है, फिजिक्स मैथ की टीचर है ना। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर किसे कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव में हम लोग 2 डायोड यूज करते हैं ना, हाफ वेव में हम लोग केवल 1 डायोड यूज करते हैं। तो 1 डायोड यूज करेंगे। यहां पर समझना कि हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को हम लोग यूज करते हैं, यहां से हम लोग AC करंट को इनपुट कराते हैं। क्या कराते हैं, इनपुट कराते हैं। यहां पर हम लोग कौन से ट्रांसफार्मर लेते जानते हो, स्टेप अप ट्रांसफार्मर को लेते हैं। ठीक, यहां पर हम लोग केवल एक डायोड को ही काम में लेते हैं, जिसको D1 नाम दे दो, और यहां से आप लोग आउटपुट कर लेना। ठीक, यहां से आउटपुट कर लेना यहां से। ठीक है, अब देखो यहां पर करते क्या है, जैसे यहां पर जैसे ही हम लोग AC करंट को इनपुट कराते हैं, किसे इनपुट कराते हैं, AC करंट को इनपुट कराते हैं। ठीक, हाँ समझना, AC करंट को जैसे ही इनपुट कराते हैं ना, तो इनपुट कराते समय क्या होता है कि आप लोग जानते हो ना कि हर एक हाफ साइकिल में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। तो हर एक हाफ साइकिल में एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा। तो पहले हाफ साइकिल में ये हो गया प्लस, ठीक, इधर हो गया माइनस। तो अब देखो P को हम लोगों ने प्लस से कनेक्ट किया, N को माइनस से कनेक्ट किया, तो ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। और फॉरवर्ड वाइज में हम लोग जो है, आप लोग यहां से वोल्टेज को आउटपुट करा सकते हो। तो इस कंडीशन में यहां से वोल्टेज आउटपुट होगा। ठीक, इस कंडीशन में यहां पर वोल्टेज आउटपुट होगा। ठीक, इसके बाद दूसरे हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में। अब की बार हम लोगों ने N को प्लस से जोड़ दिया और P को माइनस से कनेक्ट कर दिया हम लोगों ने, तो यहां पर ये हो गया है रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में हम लोग वोल्टेज को यहां से आउटपुट नहीं करा सकते हैं, तो यहां से जो है वोल्टेज को आउटपुट नहीं करा सकते हैं। ठीक, फिर हम लोग फिर एक हाफ साइकिल में ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो अब की बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से ये हो गया फॉरवर्ड वाइज, तो फिर से जो है हम लोग जो है देख सकते हैं कि यहां से वोल्टेज हम लोग आउटपुट करा सकते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग कंटिन्यू हम लोग वोल्टेज को आउटपुट नहीं करा सकते, हर एक हाफ साइकिल में वोल्टेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटपुट करा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा है कि इसी में ही एक्सप्लेन द वर्किंग
बाई ड्राइंग सिंपल सर्किट। देखो सिंपल सर्किट आप लोग ऐसे बना सकते हो, ये बना भी चुके हैं। अब एक पीएन जंक्शन का आपको बना के बता देते हैं, केवल पीएन जंक्शन। तो ये पी और ये एन, ठीक, यू पीएन जंक्शन। अब चाहे प्लस से जोड़ दो चाहे माइनस जोड़ दो, आपके ऊपर डिपेंड है किससे जोड़ रहे हो, ठीक है। ये हमारे पास है फॉरवर्ड बायस के लिए, ठीक, समझ गए ना आप लोग। अब देखो इसी के 6 के हमारे पास और में क्या है अल्फा कण पार्टिकल। चलो इतने को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं 6 के और को। चलिए फिर 6 के हम लोग और को करते हैं, ठीक। तो 6 के और को करेंगे, ठीक है। 6 के और में देखिए क्या है हमारे पास, एन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाई पोटेंशियल डिफरेंस of v volt sticks with nucleus atomic number equals to z if r be the nearest distance of the particle to reach the nucleus when prove that r equals to 14.4। प्रूफ करेंगे r equals to 14.4 z अपॉन v एंगस्ट्रॉम में है, v एंगस्ट्रॉम में है, इन्हें हम लोग प्रूफ करके देंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम लोग सिंपल तरीके से वही अल्फा पार्टिकल में हम लोग फार्मूला जानते हैं। अल्फा पार्टिकल्स में फार्मूला था आर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई अपॉन आर, ठीक, सॉरी वी वी। अब यहाँ पर ई जो है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस प्लस 9 के इक्वल से, हाँ, और इंटू जेड ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 के इक्वल से, और अपॉन में वी। तो आर इक्वल्स टू इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। तो ये हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर ये 19 और ये सब्ट्रैक्ट कर लो -10 और ये जेड अपॉन वी। और एक चीज़ ध्यान रखना कि 1 एंगस्ट्रॉम जो है ना ये 10 की पावर -10 मीटर के इक्वल्स है, तो इसको हटा के एंगस्ट्रॉम ले लेंगे। तो R इक्वल्स टू 14.4 और Z अपॉन V एंगस्ट्रॉम। देखो यहाँ गलत कर गए, यहाँ पर V है, ठीक, समझ गए आप लोग। बस प्रूफ कर चुके हैं हम लोग, यही है प्रूफ करने के लिए मैंने कहा प्रूफ कर चुके 6 के और में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है आर इक्वल्स ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 में है व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आंसर 7। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसे कहते हैं, कोई भी मैटर हो, ठीक, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक, या कोई मेटल हो, तो उसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो भी इंटेंसिटी की लाइट की नीड होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसे हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी उसे कहते हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा है राइट इट्स लॉ। इसके लॉ क्या है, इस्टेब्लिश द आइंस्टीन establish the Einstein's equation for photoelectric effect, ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो समझना यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी E के इक्वल्स टू ये होता है हमारे पास एच न्यू माइनस डब्ल्यू या फाई नॉट, ठीक। डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, वर्क के लिए है, ठीक। अब E के इक्वल्स टू ये एच न्यू माइनस ये फार्मूला एच न्यू के न्यू नॉट के, E के ये काइनेटिक एनर्जी ये 1/2 mv² के इक्वल्स है। H ले लो कॉमन तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, यही है, हाँ यही इन्होंने कहा कि प्रूफ करके दो तो दे दिया प्रूफ करके हम लोगों ने, ठीक। अब देखो आप लोग इसी के 7 के और को, ठीक, 7 के और नंबर को देखो, हाँ इसमें ये कहा है कि सेम करंट, चलो लिख लेते पहले 7 के और को, 7 के और को करेंगे, ठीक, हाँ
सेम करंट इन सेम डायरेक्शन is flowing is two parallel wire with 0.06 मीटर डिस्टेंस 0.06। तो R जो है 0.06 मीटर, ये क्या है डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम लोग किससे लिखेंगे, R से लिखेंगे ना। और इसके बाद है द अट्रैक्टिव फोर्स पर मीटर लेंथ 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक, तो ये तो फोर्स है, मतलब ये तो हमारे पास फोर्स है, मतलब F 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन -3 न्यूटन वर्किंग बिटवीन द टू। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इच वायर। करंट फ्लोइंग को निकालेंगे हम लोग। ठीक, करंट फ्लोइंग तो आई जो है ये हम लोग क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। आई जो है हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, दोनों के दोनों वायर जो हैं इस प्रकार से हैं। इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी आई करंट फ्लो हो रही है। इसमें भी आप लोग फोर्स लगा दो, अंदर की ओर इधर की ओर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें फोर्स लगा दो इधर की ओर। ठीक, अब दोनों के जो हमारे पास डिस्टेंस है ये R मीटर पर है। ठीक है, तो इस फार्मूले में, और जो वायर की लेंथ है वो L है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, मतलब इसमें फार्मूला हम लोग बना लेंगे। ये फार्मूला कल हम लोग जो है आपको प्रूफ करा चुके थे कि F अपॉन L इज इक्वल्स टू μ0 अपॉन 2 I1 I2 अपॉन R। ठीक, यहाँ पर यल हमें गिवन नहीं है क्या, यल क्या गिवन नहीं है हमारे पास। कहाँ गया, पर मीटर, पर मीटर का मतलब है 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर I1 जो है ना, ये I2 जो है ना, ये I के इक्वल्स है, ये दोनों बराबर में है। ठीक, इक्वल्स में। तो F जो है हमारे पास क्या है 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ यल जो है 1 के इक्वल्स है। μ0 अपन 2 पाई जो है ये 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 के इक्वल्स है ये, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁻7 के इक्वल्स है। आई और ये I1 I2 दोनों I के इक्वल्स है ना, अपॉन R। तो एक काम करो कि R क्या है हमारे पास 0.06, तो 0.06 इसे ऊपर ले जाओ, इसे नीचे ले आओ, तो I 3 इंटू 0.06 इंटू 10⁻³ अपॉन में इसे नीचे ले आओ 2, और ये 3.14 इंटू 10⁻⁻7, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक, और तो कुछ कैंसिल कर नहीं सकते, 2 से ये कैंसिल तो 3। ठीक, 2 से ये कैंसिल 3, बस। अब आई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ये 9 हो जाएगा हमारे पास, और ये 314, और इसे ऊपर ले जाएंगे माइनस प्लस का हो जाएगा ये, तो हमारे पास ये 7 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 10 की पावर बचेगा 4। ठीक, अब ये 3 का स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर समथिंग हमारे पास आंसर दे रहे क्या, ये 7 के और में, 7 के और में है 30 एम्पियर दे रहे हैं। ठीक, 30 एम्पियर, तो हाँ समथिंग इसी के आसपास आ जाएगा। ये स्क्वायर से निकालेंगे तो 30 एम्पियर। ठीक, किसके इक्वल हो जाएगा ये 30 एम्पियर के, चेक कर लो आप लोग। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। हाँ, 8 में क्या है हमारे पास, 8 में है कि यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एट पॉइंट 1 द स्क्रीन वेयर path difference lambda where two waves the intensity of light is k unit. Find the intensity of light of point other screen where path difference lambda by 3। तो देखो हमारे पास क्या क्या, हमारे पास इन्होंने क्या पूछ दिया हमसे, हमें इंटेंसिटी हमसे इन्होंने पूछा है। तो इंटेंसिटी, एक इंटेंसिटी हमें गिवन है, एक इंटेंसिटी तो k है। ठीक है, और एक इंटेंसिटी आप लोग निकालोगे, तो हम लोग कहेंगे आंसर 8। आंसर 8 में हमारे पास एक इंटेंसिटी हमें गिवन है, जो I1 है वो हमारे पास K के इक्वल्स है, और I2 जो है हम लोग निकालेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास और भी है, लेमडा जो है हमारे पास वेवलेंथ है, दोनों के दोनों, हाँ दो वेवलेंथ है हमारे पास, एक लेमडा है एक लेमडा, तो हम लोग कहेंगे जो लेमडा 1 है वो लेमडा है, और जो लेमडा 2 है वो लेमडा बाई 3 के इक्वल्स है। अब हम लोग जानते हैं रिलेशन जो है, हम लोग फार्मूला ही लगा देते हैं हम लोग डायरेक्टली। फाई इक्वल्स, फार्मूला होता है
फाई इक्वल्स 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, रुक जाओ, डेल्टा एक्स हमें गिवन है क्या? डेल्टा एक्स ही गिवन है, ये डेल्टा एक्स है, ये लेमडा 1 लेमडा 2 जो है ना, ये डेल्टा x1 है, डेल्टा x2 है ये। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे फाई 1 और यहाँ कर लेंगे 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा x1। तो लिखेंगे फाई 1 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा, इससे ये कैंसिल, तो फाई 1 2 पाई के इक्वल्स है। अब हम लोग कहेंगे कि फाई 2 2 पाई अपॉन लेमडा डेल्टा x2, तो फाई 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू लेमडा बाई 3 से कैंसिल, तो ये 2 पाई/3। अब हम लोग यहाँ पर मेलस फार्मूला यूज़ कर लेंगे इंटेंसिटी के लिए, मेलस फार्मूला। ठीक, क्या यूज़ कर लेंगे हम लोग? मेलस फार्मूला यूज़ कर लेंगे, जो कि हमारे पास ये हो जाएगा I इक्वल्स I0 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक, तो सबसे पहले I1 कर लेंगे हम लोग, तो I1 इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर फाई 1। I1 की वैल्यू हमारे पास K है। ठीक, और I0 और कॉस स्क्वायर फाई 1 की वैल्यू 2 पाई है। इक्वेशन फर्स्ट कर लो। अब I2 इक्वल्स टू I0 कॉस स्क्वायर फाई 2 कर लो। I2 हम लोग निकालेंगे, तो I0 कॉस स्क्वायर पाई/3 कर लेंगे और इक्वेशन सेकेंड कर लो। ठीक, फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर लो, तो ये K अपॉन I2, तो ये I0 अपॉन I0, ये कॉस स्क्वायर, एक काम कर लो कॉस 2 पाई। ठीक, तो कॉस 2 पाई 1 कर लो, 1 अपॉन, और कॉस पाई/3 मतलब कॉस 60, तो 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल। ठीक, तो ये हो जाएगा K अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/4, तो 4 अपॉन 1, ये I2 है। ठीक, हम लोग I2 निकालेंगे, तो इसे उल्टा कर देंगे, तो इसे उल्टा कर देंगे, तो I2 अपॉन K, तो 1/4, इसे ऊपर ले जाओ, तो I2 जो है K अपॉन 4 के इक्वल्स है। तो I2 जो है किसके इक्वल्स है? K अपॉन 4 के इक्वल्स है। ठीक, एक काम करते हैं, I2 को इधर लिख देते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, देख तुझे अब लोग, तो यहाँ कर देते हैं I2 K अपॉन 4, तो I2 किसके इक्वल्स है? K अपॉन 4 के इक्वल्स है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब लोग इसके और को, इतने को स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 8 के और को। हाँ, 8 के और को, आंसर 8 और हाँ, 8 के और में देखो हमारे पास ये है कि एल्कुडेट द डिफ्रेक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाई नैरो स्लिट और डिटरमाइन द एक्सपेरिजन फॉर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमम। अच्छा, हम लोग यहाँ पर फार्मूला प्रूफ करेंगे, जो है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंटर मैक्सिमम। ठीक है, सेंटर का जो मैक्सिमम के लिए जो विड्थ की फार्मूला है ना, वो आप लोग बताओगे। ठीक, तो थोड़ा समझना यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग कोई कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। ठीक, और यहाँ से लाइट यहाँ पर कोई लाइट सोर्स है। ठीक, ऐश, यहाँ से इससे 2 रेज निकल रही है, यहाँ से इसमें हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे। ठीक, यहाँ से इस पर नॉर्मल डाल देंगे। अब समझना कि, रुक जाओ, दोबारा बनाते हैं इसको, दोबारा बनाते हैं। हम लोग एक कोई कॉन्वेक्स लेंस लेंगे। ठीक, और यूं हम लोग लाइट के रेज को ले जाएंगे, ये हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे, यहाँ पर लाइट सोर्स है। ठीक, अब जो भी
रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होंगी, जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होंगी वो फिर रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ पर, फोकस पर जाकर मिलती है। और कोई फोकस से रेज आती है तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाती है ना। अब इन दोनों में एक और हम लोग लेंस यूज करेंगे, वो भी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक, दोनों में कॉन्वेक्स लेंस। और इनकी जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को डी से लिख दो या ई से लिख दो, डी से लिखना चाहो डी से लिख दो, ई से लिखना चाहो ई से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग इसको जब ले जाएंगे, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में है तो फिर ये फोकस से पर जाकर मिलेगी। बट यहाँ पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर एक ले लोगे, यहाँ पर पर्दा ले लो एक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही कोई एक इसके लिए, इसको रोकने के लिए कोई भी कपड़ा वगैरह डाल दोगे, ठीक, तो ये लाइट जो है ना, इसकी रे जो ना है यू मुड़ कर जाएगी, यू मुड़ कर जाएगी, ठीक। यहां से एंगल बना लो एक यू एंगल, ठीक, यू एंगल। हाँ, अगर आप लोग नाम वगैरह देना चाहो दे दो, ए बी के सी, कुछ भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एंगल ले लिया हम लोगों ने थीटा, ठीक, और थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं, सामने वाली जो साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक। और उसके सामने वाली जो हमारे पास ये है यहाँ से, तो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फार्मूला लगा दो, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हमारे पास बी के है और हाइपोटेनस हमारे पास ए के है, ठीक। यहां पर ई ले लो। अब एक चीज यहां पर समझना आप लोग कि जो हमारे पास सही है ना, ठीक, जो ए के है वो हमारे पास ए के नहीं, ए के तो उसके मल्टीप्लाई में पहुंचाएंगे ए के को। यहां पर लिखेंगे हम लोग बी के जो है इसकी डिस्टेंस हमने ले ली लेमडा, ए के इसकी डिस्टेंस ले ली हमने ई, तो ये लेमडा अपॉन ई इसके इनटू में पहुंचा दो, तो हम लोग कहेंगे कि लेमडा इक्वल्स टू ई साइन थीटा, लेमडा इक्वल्स टू क्या है, ई साइन थीटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना कि ये जो ई साइन थीटा है ना, तो यहाँ पर जो ई साइन थीटा की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लेमडा, और लेमडा के इनटू में हम लोग क्या कर सकते हैं, एम ले सकते हैं, वो भी प्लस माइनस में। हम लोग कहेंगे कि वेयर जो एम है ना, ये एम क्या है कि एम जो है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट 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 इसके इक्वल्स है। अब अगर हमारे पास थीटा बहुत मिनिमम में हो, बहुत छोटा हो, यहाँ पर उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अप्रोक्स थीटा के इक्वल्स कर सकते हैं। तो ये कर देंगे हम लोग ई साइन ई थीटा, क्या करेंगे हम लोग ई थीटा, तो ई थीटा इक्वल्स टू लेमडा, ठीक, लेमडा। इसको फिर इसके नीचे ले आओ, तो हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू लेमडा अपॉन ई। तो हम लोग कहेंगे, अब ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर हम लोग जब इसके फिगर को हम लोग यूं देखते हैं रिफ्रैक्शन को, हाँ नहीं रिफ्रैक्शन नहीं, इन्होंने क्या कहा था इसमें कि डिफ्रैक्शन को जब देखेंगे हम लोग, तो डिफ्रैक्शन को जब देखते हैं ना, तो डिफ्रैक्शन को यूं देखते हैं, ठीक, डिफ्रैक्शन को जब देखते हैं तो यूं देखते हैं। ये तो हमारे पास मैक्सिमम की स्थिति में है
मैक्सिमम की पोजीशन में है, यहाँ पर 0 ले लो। यहाँ पर जब हम लोग जैसे जैसे देखते हैं तो माइनस लेमडा अपॉन ई देखते हैं, यहाँ पर माइनस लेमडा अपॉन 2e देखते हैं, या 2 लेमडा बटे ई देखते हैं, ठीक। और 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि प्लस में लेमडा अपॉन ई, प्लस में 2 लेमडा अपॉन ई, प्लस में 3 लेमडा अपॉन ई, ठीक। इधर सब माइनस में 3 लेमडा अपॉन ई, ऐसे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि लेमडा के टोटल कितने वैल्यू होते हैं, 2 वैल्यू हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो इसी कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन ई प्लस लेमडा अपॉन ई कर लेंगे। थीटा और थीटा को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा। ये इसके डिनोमिनेटर इक्वल से तो लिखेंगे 2 लेमडा अपॉन ई। तो जो 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपॉन ई है वही सेम है, थीटा बराबर लेमडा अपॉन ई, 2 से 2 कैंसिल करोगे। बट हम लोग केवल शो कराते हैं कि जो मैक्सिमम सेंटर से मैक्सिमम बिट्स है ना, मैक्सिमम बिट्स के लिए 2 लेमडा अपॉन ई बस केवल दिखाते हैं हम लोग इसको, ये फार्मूला ही है, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में है, डिस्क्राइब द एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, हाउ डिड बोहर मॉडल रिमूव्ड इट्स ड्रॉबैक्स। तो रदरफोर्ड का जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या है, आंसर 9 नंबर में। हाँ, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है क्या। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने, रदरफोर्ड जी ने अपने दोनों पपिल्स जो है, अपने दोनों चेले को ले लिया उन्होंने, 2 शिष्य थे इनके, गाइगर और मार्शडन। गाइगर और मार्शडन से प्रैक्टिकल करवाया था इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने जो अल्फा पार्टिकल है ना, जो अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल को पास कराया किस पर, एक गोल्ड की पन्नी पर, ठीक। गोल्ड की पन्नी पर यानी गोल्ड की पॉलीथीन पर जब पास कराया अल्फा पार्टिकल को, तो ये अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग देखने को मिले उन्हें। क्या देखने को मिले उन्हें, स्कैटरिंग देखने को मिले। इस स्कैटरिंग से उन्होंने कई सारे कंडीशन बना लिए थे कि जब इस अल्फा कण को यानी अल्फा पार्टिकल को इस पर पास कराया तो बहुत सारे अल्फा कण ना, जो अल्फा पार्टिकल है ना, वो सीधे निकल गए थे। और सीधे निकलने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास एटम है ना, इसके मोस्टली पार्ट जो है ना हॉलो है, ठीक। इसके बाद कुछ अल्फा कण यूं जो स्कैटरिंग हो गए, तो उन्होंने ये कहा है कि जो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में ना टोटल के टोटल पॉजिटिव चार्ज है, टोटल के टोटल पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर मास भी है, ठीक। इन्होंने ये कहा था, बट इन्होंने इसकी जो इस्टेब्लिश है नहीं कर पाए थे कि इन्होंने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है और उस समय जो है एनर्जी को लॉस करता है वो, ठीक है, एनर्जी को लॉस करता है। तो साइंटिस्टों के मन में ये क्वेश्चन आया कि जब एनर्जी को लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है माइनस चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस करता है तो फिर एट लास्ट वो फिर नाभिक में जाकर, मतलब इस न्यूक्लियस में जाकर गिर पड़ेगा। ये जब इसमें जाके गिर पड़ेगा वो, तो फिर इसकी जो स्टेबिलिटी है वो तो होंगी ही नहीं, ठीक है। तो जो इसकी स्टेबिलिटी है इसके बारे में रदरफोर्ड जी जो है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो बोहर जी ने क्या कहा था, बोहर जी ने ये कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना, न्यूक्लियर के चारों ओर मूव करता है, तो मूव जब करता है तो उस समय जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को लॉस नहीं करता है, और इनका जो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो h/2π होता है। क्या होता है, nh/2π। और इलेक्ट्रॉन को अगर कहीं से भी मतलब कहीं से भी, बाहर से भी, कहीं से भी अगर इस एटम को अगर एनर्जी मिल जाए ना, तो एटम को अगर एनर्जी मिल जाए तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके अपने ऊपर किसी ऑर्बिट में वो क्या कर जाता है, कूद जाता है, ठीक है। ऊपर किसी ऑर्बिट में कूद जाता है। वहां पर जाकर ओनली 10⁻⁸ सेकेंड तक वहां पर रुक कर फिर अपने किसी डाउन की किसी ऑर्बिट में चला आता वो, ठीक है। ये बोहर जी ने इसको दूर किया इसे, ठीक है। इसके बाद देखो, क्लासिफाई न्यूक्लियस बाय गिविंग एग्जांपल ऑफ इट्स राइट देयर चैप्टर्स। इसको हम लोग कल की वीडियो में भी हम लोग देख चुके थे। ये जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था हम लोगों से, एक है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा था, सेट 1 में
सेट 1 में कहाँ चला गया ये? हाँ, ये पूछा गया था हमसे आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स किसे कहते हैं, तो वही आइसोटॉप्स लिख देना, आइसोबार्स लिख देना। ठीक है, इनके बारे में लिख देना, यही उनकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, एक और बढ़ा देंगे अब। तो आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक, तो आई होप सारे क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो ज़रूर बताना। ठीक है, उस डाउट को जो है आगे की वीडियो में हम कोशिश करने की दूर करेंगे, आपको कोशिश करने की मतलब दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप डाउट नहीं होंगे, फिर भी हो तो बताना ज़रूर। ठीक है, और कहीं कुछ एक्सप्लेन में आपको डाउट लग रहा है तो आपको बताना बेझिझक, क्योंकि हम जो है आगे की वीडियो में फिर इम्प्रूवमेंट कर देंगे। ठीक है, और एक्सप्लेन ज़्यादा कर देंगे। ठीक है, हम उतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ठीक, क्वेश्चन के मुताबिक चल रहा है। अब जब हम लोग थ्योरी बेस पढ़ रहे थे तो हम लोग टोटली डीपली एक्सप्लेन कर रहे थे, यहाँ पर तो हम लोग केवल अनसॉल्व की तैयारी ही कर रहे हैं ना। तो आई होप सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो हमसे मिलते जरूर रहिए। टेक ए स्क्रीन शॉट।